वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसमें लास्ट टाइम हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फूड ग्रेन्स को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं कुक्ड फूड को। घर में जो घर में खाना बनाया हुआ है उसे कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, कैसे संभाल के रखेंगे, स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि जो ब्रेड को अगर हम अनयूज छोड़ दें मॉइस्ट कंडीशन में थोड़े दिनों के लिए, तो उन पर अटैक हो जाता है फंगस का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं हमारे खाने को। और स्पॉइल्ड फूड क्या करता है, छोड़ता है, बैड स्मेल आती है जब खाना स्पॉइल हो जाता है, उसका टेस्ट बैड हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्या स्पॉइलिंग जो होती है फूड की, वो क्या केमिकल रिएक्शन होती है। पहेली ने कुछ दिन पहले क्या कुछ मैंगो लाए, लेकिन उससे कुछ दिनों तक उसने नहीं खाया। बाद में उसने देखा कि वो स्पॉइल हो गए हैं, रॉटन गल सड़ गए हैं। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैंगो का जो अचार उसकी ग्रैंड मदर डालती थी वो स्पॉइल नहीं होता था बड़े लंबे टाइम तक। तो उसको यही था कि मैंने आम लाए और वो क्या हो गए, रॉटन हो गए, स्पॉइल हो गए। लेकिन मेरी दादी माँ जो अचार डालती है वो ख़राब नहीं होता लंबे टाइम तक। तो इसी के टॉपिक में लेके वो क्या हो गई थी, कन्फ्यूज़ हो गई थी, ऐसा क्यों। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड प्रिजर्व करने के फूड हमारे घरों में। हम कैसे सेव कर सकते हैं उन्हें, किसके अटैक से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। तो सबसे पहले हमारा केमिकल मेथड, हमारे सॉल्ट हो गए, चाहे एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल होता है जो ऑयल हम खाते हैं, जैसे कि आपका सरसों का तेल हो गया। ये कॉमन केमिकल्स हैं जिसे यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर चेक करने के लिए ग्रोथ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। चेक करने के लिए क्या क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उनका अटैक ना हो फूड पे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव। मीन्स साल्ट और एडिबल ऑयल्स जो होते हैं उन्हें आपका क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। हम ऐड करते हैं साल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव इसमें पिकल्स जो अचार होते हैं आपके, ताकि उन पे अटैक ना हो किनका, माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स से बचाने के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो हैं ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये केमिकल्स हैं। इनको यूज़ किया जाता है जैम्स में, स्क्वैश में, ताकि वो स्पॉयल ना हो। अपने घरों में देखा होगा जैम को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। स्क्वैश जो होते हैं वो कई देर तक वो क्या ख़राब नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनमें ये केमिकल ऐड किए जाते हैं ताकि वो स्पॉयल ना हो। नेक्स्ट हमारा है प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं हम, कॉमन सॉल्ट। जो आम घरों में जो हम नमक है उससे कैसे प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट तो होता है, उसे यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। मीट हो गया, फ़िश हो गया, वो भी लंबे टाइम तक। मीट और फिश जो होता है उन्हें कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट, सूखे नमक से, ताकि उस पर अटैक ना हो, ना ही ग्रोथ हो किसकी, बैक्टीरिया की। साल्टिंग को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आंवला को प्रिजर्व करने के लिए। रॉ मैंगो जो कच्चे आम आपके, टैमरिंड को प्रिजर्व करने के लिए। टैमरिंड मीन्स इमली को प्रिजर्व करने के लिए, टैमरिंड आप इमली को बोलते हैं। तो इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिजर्वेशन कैसे होती है, शुगर से। शुगर से भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फूड को। आपके जैम्स हो गए, जेलीस होगी, स्क्वैश हो गए, ये प्रिजर्व कर सकते हैं हम शुगर से। शुगर रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर कंटेंट जो भी प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, जिसके कारण ग्रोथ रुक जाती है किसकी, बैक्टीरिया की, और आपका फूड जो होता है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। नेक्स्ट आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से भी आप खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऑयल का यूज़ और विनेगर का वो प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज किसकी, पिकल्स के अचार की। आपने डाला देखा होगा, विनेगर को भी अचार में ऐड किया जाता है। कॉमन आपका सरसों का तेल भी डाला जाता है अचार में। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं आते जहाँ पे ऑयल और विनेगर प्रेजेंट होंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट वो ऑफन प्रिजर्व किए जाते हैं इस मेथड से, मीन्स ऑयल और विनेगर से। एंड नेक्स्ट मेथड इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा कि आपकी मदर क्या करती है, जो भी मिल्क आप लाते हो घर में उसको पहले बॉयल किया जाता है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है या यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि बॉयल करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही में आपने देखा होगा कि हम अपने खाने को प्रिजर्व करके कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि वो स्पॉयल ना हो। क्योंकि लो टेम्परेचर्स भी क्या रोकता है, ग्रोथ किनकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की।
जो आपका पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है उसे हम विदाउट बॉइलिंग के यूज़ करते हैं क्योंकि वो फ्री होता है आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे और 50 से 13 सेकेंड तक। मिल्क को मतलब 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है 15 से 13 सेकेंड तक। उसके बाद उसको कूल किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऐसा करने से जो ये प्रिवेंट हो जाती है ग्रोथ किसकी, माइक्रोब्स की। ये प्रोसेस जो थी ये डिस्कवर किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। मीन्स को ये जो मिल्क की पास्चराइजेशन होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। एंड द नेक्स्ट मेथड इज स्टोरेज एंड पैकिंग। आपने आजकल देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स ही नहीं बल्कि वेजिटेबल जो है जो बिकते हैं, जहाँ हम खरीदने जाते हैं, वो भी एयर टाइट पैकेट्स में पैक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी प्रिवेंट किया जाता है अटैक ऑफ माइक्रोब्स से। तो ये कुछ मेथड थे कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। केमिकल मेथड से, कॉमन साल्ट से, शुगर से, ऑयल और विनेगर से, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से, स्टोरेज और पैकिंग से, और पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा था, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा था, बैक्टीरिया राइजोबियम। ये इन्वॉल्व होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में किसकी, लेगुमिनस प्लांट्स की। क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ऐसे कंपाउंड में जो यूज़ कर सकते हैं प्लांट। क्योंकि आपके प्लांट जो हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है आपके लाइगोमाइनस प्लांट्स मीन्स पल्सेस में। आपको याद होगा कि राइजोबियम रहता कहाँ पे है, रूट नोड्यूल्स जो होते हैं लाइगोमाइनस प्लांट्स की, जैसे कि बीन्स हो गई, पीस हो गई। क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया को यहाँ से शेल्टर मिल रहा होता है, न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है, और बदले में प्लांट्स को इससे क्या मिलता है कि जो वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन जो उन्होंने यूज़ करना होता है एटमॉस्फेयर से, वो इनके यूज़ करने के लायक इसे बनाता है। समटाइम नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स होता है लाइटनिंग के एक्शन से भी। लेकिन क्या आप जानते होंगे कि जो अमाउंट है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मीन्स प्लांट्स भी नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, जो कंपाउंड बन रहे हैं वो भी यूज़ किए जा रहे हैं नाइट्रोजन के, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कांस्टेंट रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। तो आपको ये सोच के हैरानी होगी कि कैसे। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में। इसको समझने के लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% तक है। नाइट्रोजन जो है बहुत ही इसेंशियल इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है प्लांट और एनिमल उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और उनके रूट्स में कन्वर्ट कर देते हैं उनको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया इन यूजेबल कंपाउंड में, तो ये यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट कहाँ से, सॉइल से, अपने रूट के थ्रू। मीन जब ये नाइट्रोजन जो है ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी सॉइल के थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू। नाइट्रोजन उसके बाद यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन में, प्लांट के प्रोटीन बनते हैं और दूसरे कंपाउंड बनते हैं। एनिमल इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं और प्रोटीन की फॉर्म में उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, और भी बड़े सारे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो उनको मिल जाते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो कन्वर्ट कर देते हैं ये नाइट्रोजन वेस्ट को किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स फिर से। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसी कंपाउंड का कुछ पार्ट किसमें, नाइट्रोजन गैस में, जो वापस फिर से कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। रिजल्ट क्या होता है, जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, ना ही वो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, वो कांस्टेंट रहती है। आइए यहाँ पे देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। देखिए यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, यहाँ पे आया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने फिक्स कर दिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को, और इन टर्न फिर क्या हुआ, फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। फिर जो कंपाउंड से नाइट्रोजन की वो चले गए सॉइल में, फिर बैक्टीरिया ने उसको फिर से टर्न कर दिया कंपाउंड को नाइट्रोजन के गैसेस नाइट्रोजन में, जब प्लांट्स ने यूज़ वगैरह कर लिया। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन गैस दोबारा कहाँ पे पहुँच गई, आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। एक और भी यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग प्रोसेस से
कहाँ पे आ जाते हैं, कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन के वो सॉइल में आ जाते हैं। उसके बाद प्लांट्स उन्हें लेते हैं, उसके बाद एनिमल इन प्लांट्स को ईट करते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेसिस होता है फ्रॉम एक्सक्रीशन या डेथ से, वो दोबारा कंपाउंड में आ जाते हैं किसके, नाइट्रोजन के। वो दोबारा बैक्टीरिया कंपाउंड्स को नाइट्रोजन के टर्न कर देता है, दोबारा कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में, और दोबारा वो वापस कहाँ पे चले जाते हैं, आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो इस तरह जो नाइट्रोजन की परसेंटेज थी वो कांस्टेंट रही थ्रू आउट होल द प्रोसेस, ना ही वो कम हुई ना ही ज़्यादा हुई। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस की है फूड प्रिजर्वेशन कैसे होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।